डिमांड है वो और किस तरह की आती है कि मेरे बच्चे को आप धावक बना दीजिए, आप जैसे स्पोर्ट्समैन वाला होता है, आईएएस बनाना है बच्चे को। हाँ, ऐसा आता है। लेकिन अगर आपको मैं समझाऊं आपको दर्शकों को, तो 87% जो IQ है वो 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सेट हो जाता है। ओके। तो आपको अगर आपके बच्चे को जीनियस बनाना है, रावण खुद अच्छा बच्चा नहीं था, रावण और कुंभकर्ण, क्योंकि विश्रवा ऋषि के संतान, एक ऋषि का संतान ऐसा कैसे नोटरीज हो गया जो परस्त्री हरण कर सकते। जब पुत्र शब्द यूज करते हैं ना, तब कोई मेल फीमेल की बात नहीं है। इनफैक्ट जी, ये हमारी छोटी समझ, कम समझ और सोशलिस्टिक जो विजन दिया गया है। मनचाही संतान प्राप्त करने का विज्ञान क्या है? क्या हम एक ऐसी उत्तम संतान प्राप्त कर सकते हैं जैसा हम विचार करते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो कम से कम ये चीजें होती ही है कि हमारे आने वाली संतति हष्ट पुष्ट और हमसे श्रेष्ठ हो। भारतीय संस्कृति और परंपरा में जो पितृ ऋण से उऋण होने की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया है, वो इसी अवधारणा पे आधारित है कि आने वाली संतति जो है वो श्रेष्ठ हो। तो इसका विज्ञान क्या है, और इस विज्ञान के पीछे कई सारे मिथक हैं और कई सारी खासियत भी इस विषय पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गंभीर विषय है और समय अनुकूल है कि किस तरीके से जो हमारे जीन्स हैं वो कमजोर हो रहे हैं, या जिस तरह की संतानोत्पत्ति इस दौर में हो रही है। ऐसे में भारत के 16 संस्कारों में से, जिनमें 8 गुणादान हैं और 8 दोष मार्जन, उनमें सबसे महत्वपूर्ण गर्भाधान संस्कार पे बात करेंगे। डॉक्टर हितेश जानी जी हमारे साथ हैं। गुजरात के आयुर्वेद विश्वविद्यालय के आप डीन रहे हैं। पंचकर्म विषय में आपने बहुत काम किया है। साथ ही करीब 35 वर्ष का आपका एक विशद अनुभव है, जिसमें आपने एकेडमिक काम के साथ साथ चिकित्सा की सेवा और रिसर्च पे भी प्रभावी काम किया है। जानी साहब, आज स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या है ये गर्भाधान संस्कार जिसको लेके आप एक मुहिम चलाए हुए हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। आपने ही जो बताया कि भारत में ये संस्कार शब्द बहुत प्रचलित है। हर दंपति या हर परिवार इस संस्कार से अटैच्ड है। कि पश्चिम में शायद यह संस्कार शब्द समझाना हो तो मुश्किल है, लेकिन आज तो पृथ्वी एक छोटा विलेज बन गई है, ग्लोबल उसमें हम विलेज में रहते हैं, विश्व गांव की अवधारणा। तो अब भारत की तो जिम्मेदारी है कि वो संस्कार को आज की टर्म में समझाए। जी, तो मैं आपके दर्शकों से ये बात करने का बहुत मैं खुशी महसूस करता हूँ कि ये बात आज के जो विज्ञान के आधार से, उनकी सहायता से, जो हमारे मूल ज्ञान को बताने का आपका जो प्रयास है, मैं उस पे अगर आऊँ तो ये संस्कार एक जो प्रक्रिया है। हम लोग संस्कार शब्द तो बोलते हैं तो लगता है कि कोई चंदी, बिंदी, धोती, चोटी या जलोई, पीताम्बरी, साड़ी, वो ऐसा मन में आता है कैसे ये तो संस्कार यानी ये होना चाहिए। मतलब एक धार्मिक प्रक्रिया है या पारंपरिक प्रक्रिया? वो है, वो उसका एक अपना स्थान है जी। लेकिन जो एक आयुर्वेदाचार्य से बात करते हैं या भारत की मूल जो धारणा है संस्कार शब्द की, वो सिर्फ नहीं है। संस्कार शब्द की जो साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम करें तो उसके पहले मूल में मैं आज की समस्या लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका कहता है कि जब 1000 बर्थ होता है तो उसमें से 3 बर्थ ऐसा होता है जिसमें बर्थ डिफेक्ट होती है जी, और वो फिर साउथ ईस्ट एशिया और भारत में तो वो 6 पे जाती है। ज्यादा है सर, ज्यादा है हमारे यहाँ। IMR MMR ये बड़ी बीमार तो बाद में, लेकिन बर्थ डिफेक्ट, अच्छा डिफेक्ट, वो तो मोर्टालिटी रेट है मरने वाली। ओके। लेकिन जन्म गया बच्चा, लेकिन कुछ न कुछ कमियां लेके जन्म रहा है जी, दिव्यांग होते हैं बच्चे। तो ये बड़ी समस्या है विश्व के सामने। तो विश्व उसमें ढूंढने लगा है कि ये जिसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं या कुलज व्याधि कहते हैं, तो दुनिया का तो ध्यान उसमें बहुत गया है कि भाई ये कैसे बच्चों में रोग माता पिता से आ रहे हैं। तो हमारा काम भी वही हुआ, उससे ही शुरू हुआ। थैलेसीमिया नामक रोग जिससे लोग जानते हैं बिल्कुल कि भाई थैलेसीमिया एक ऐसा माइनर जिसको है कोई लड़की को, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल दिखती है, थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन कोई
क्लिनिकल फीचर्स नहीं होते ज़्यादा, और दूसरा कोई लड़का थैलेसीमिया माइनर वाला है तो वो भी नॉर्मल जैसा दिखता है, लेकिन दोनों अगर शादी करते हैं तो फिर उनके आने वाली संतति में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है और वो बच्चा बचता नहीं। 6 महीने के बाद जो माँ से मिले हुए आरबीसी है वो खत्म हो जाते हैं, तो नया खून चढ़ाना पड़ता है। नया खून चढ़ाते चढ़ाते आयरन ओवरलोडिंग होता है, फिर डेस्पेराल देते हैं, फिर लिवर का सिरोसिस होता है। मतलब वो बच्चा जन्मता है और फिर मरने के लिए जल्दी प्रयत्न करता है विज्ञान के सहारे। तो ये थैलेसीमिया माइनर इज ए गोत्र, हमारा गोत्र विज्ञान इसमें समझ में आता है। तो सगोत्र शादी नहीं करना, जो हमारे यहाँ परंपरा है कि एक गोत्र में शादी नहीं करना, तो आज का विज्ञान भी कहता है कि थैलेसीमिया माइनर वाली लड़की अगर नॉन माइनर या नॉर्मल लड़के से शादी करेगी तो कुछ नहीं होगा जी। तो ये बात दुनिया को जो कन्वेंशनल लैंग्वेज में समझ में आती है उससे मैं बात शुरू करूंगा जी कि ये संस्कार जो है, अगर प्रॉब्लमेटिक जीन्स को आप रोक सकते हो जी तो जीन को अपग्रेड भी कर सकते हो। हाँ, ये भारत का विज्ञान है कि पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयः, पुत्र से और पुत्री से पिता को और माता को पराजित होना चाहिए और गुरु को अपने शिष्य से पराजित होना चाहिए। ये हमारी व्यवस्था है, तो इसका मतलब हमको अपग्रेड होना पड़ेगा जी। उत्तरोत्तर विकास की व्यवस्था की प्रक्रिया जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पक्ष ज्ञान का है, हमारा पक्ष विज्ञान का नहीं है, हमारा पक्ष ज्ञान का है, और ज्ञान जो होता है वो चित्त में होता है। तो ज्ञानार्जन या बाकी जो भी है वो संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है और जो चित्त में काम होता है। तो मैं कभी कभी कहता हूँ, जिसमें हम आगे आएंगे, फिटनेस इज द हार्डवेयर बंच ऑफ 6 सॉफ्टवेयर। ओके, जो हमारा फिटनेस जो भ्रूण है जी, जो दिखता है, जो जन्म लेने वाला है, जो बच्चा है, बच्ची है, तो वो तो हार्डवेयर है जी, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर, गुस्सा कहाँ से आता है? आप देखते हैं कलर की बात करते हो, गोरा हो, चिट्टा हो, हाइट वाला हो, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा बच्चा चाहिए, और बच्चे को आप नॉर्मल चाहते हो, लेकिन नॉर्मल से भी ज्यादा सब नॉर्मल भी नहीं, अब नॉर्मल भी नहीं, तो नॉर्मल की हमारी व्याख्या है उत्तम संतति जी। तो नॉर्मल और उत्तम में क्या फर्क है वो समझाने का शास्त्र यानी संस्कार शास्त्र जी जी। तो वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जी। ये बेसिकली मैं जो आपकी बात एलैबोरेट करना चाहूंगा कि आपने जैसा कहा कि चोटी, तिलक, बिंदी जी, यह इसी को लोग परंपरा या संस्कार समझ लेते हैं, जबकि संस्कार की प्रक्रिया में ये चीजें कुछ लोग अपनाते हैं। बाकी संस्कार कहीं साइंटिफिक थिंग है, जैसा आपने थैलेसीमिया वाला बताया, बड़ा अलग चीज है कि थैलेसीमिया पीड़ित अगर बालिका है या कोई व्यक्ति है, महिला पुरुष, उनका अगर उनकी संतति होती है, हमारे यहाँ जैसे सगोत्र सपिंड विवाह को अमान्य किया गया है, 36 गुण जो मिलाते हैं उसमें इन चीजों को भी बात जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि ये करते कैसे हैं ये प्रोसेस, कि भाई क्या इसका सही बात जी। देखो, उसमें सबको इंटरेस्ट पड़ेगा, जो विश्व के बहुत विज्ञानी उसमें अभी लगे हुए हैं। तो शायद आपने और आपके दर्शकों ने ये सुना होगा कि जीन्स जी, जेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग जी, तो लोगों को लगता है कि वो अमेरिका से कुछ आया है या पश्चिम ने उसमें कुछ संशोधन किया है या पश्चिम की ही देन है। ऐसा हमारे भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, इवन जेनेटिक साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि वो पश्चिम की देन है। हालांकि मैं उसके पीछे एक हिस्ट्री बताऊं तब फिर आपको पता चलेगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ही वाज जेनेटिक साइंटिस्ट। भारत में उन्होंने डायबिटिक जीन्स को अलग करने की कोशिश की कि जो डायबिटिक है वो जेनेटिक डिजीज नहीं आ रहा है तो न हो, इसके लिए वो कैसे, लेकिन भारत के साइंटिस्ट ने उसको माना नहीं। तो भारत की व्यवस्था से वो बाहर हुए, वो अमेरिका के नेशनल जीनोम सेंटर में जुड़े और फिर उनको नोबेल पारितोषिक तब मिला जहां वहां बहुत सालों तक काम किया और वहां की जो परंपरा है उसमें एक अमेरिकन को जोड़ दिया। साइंस तो रिसर्च उनका ही था, भारत ने नहीं माना तो उन्होंने भी नहीं माना, और माना तो ऐसे माना कि एक साथ में जोड़ के। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग वो अमेरिका से आया हुआ शब्द है या आज की विज्ञान का देन है, ऐसा मानते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है, तो जिन जेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग इन आयुर्वेद, ये मेरा सब्जेक्ट है जी, ये आयुर्वेद में ये पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग है, न सिर्फ आयुर्वेद में। लेकिन मेरा जो रिसर्च शुरू हुआ, ये मैंने थैलेसीमिया का जिक्र किया, थैलेसीमिया वाले बच्चे की माता आई थी, उसका अगला एक संतान मृत हो चुका था, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई, और दूसरी प्रेगनेंसी भी आ गई थी और बताया कि भाई आपका दूसरा बच्चा, एमनियोटिक फ्लूइड चेक किया गया तो उसमें से पता चला कि इसको भी थैलेसीमिया है, क्योंकि दोनों दंपति माइनर वाले थे। तो अगला बच्चा भी मेजर से ही मर गया, लेकिन अभी जो बच्चा प्रेग्नेंट है तो वो बच्चे को भी मेजर है। ऐसा इम्यूनिटी फ्लूइड से चेक करने के लिए विज्ञान की प्रगति है, सो तो फायदा भी हो।
तो वो डर गई, उसने बोला एमटीपी करवा लो। हाँ उनके डॉक्टर ने बोला कि ये आपको तो परेशानी होगी। तो वो तो हिंदू धार्मिक गांव की महिला, तो उनको लगा कि भाई ये मैं तो पाप करूंगी, ये ठीक। भ्रूण हत्या तो पाप है, तो मुझे नहीं मारना है, मेरे बेटे को बचाना है। तो किसी ने बताया कि डॉक्टर जानी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको कोई सहायता जी करेंगे। जी जी। तो मेरे पास ओपीडी में आई, मैंने देखा एमनियोटिक फ्लूइड चेक हुआ है, चौथा महीना चल रहा है और वो एमटीबी का बोल रहे हैं। तो मैं भी कोई मूर्ख तो हूँ नहीं, मैं आयुर्वेद जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी वैज्ञानिक हूँ। मैंने बोला वो डॉक्टर तो सही कर रहे हैं, उनके विज्ञान से ये सही है, लेकिन तुम ठीक कर दो। तो अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो विज्ञान है वो ऐसा कहता है कि यू कम बिफोर कंसेप्शन, तुम कंसीव होने से पहले अगर आती तो मैं गर्भधारण से पहले आती है। गर्भधारण से पहले। तो वो थोड़ी निराश होकर चली गई, लेकिन 6-8 महीने के बाद वो फिर से आई और बताया सर अभी वो बच्चा तो मेरा रहा मर गया, लेकिन अभी अब मुझे बच्चा चाहिए और मुझे नॉर्मल बच्चा चाहिए जो आप बोल रहे हैं। मैं थोड़ा हिल गया, क्योंकि मैं बोल तो गया था, मेरे बैक ऑफ माइंड में मेरा साइंस था, लेकिन मैं भी ये आज से 15 साल पहले की बात है। फिर मैंने बोला तुम नेक्स्ट वीक में आओ, मैं कुछ सोच के प्लान करके तेरे को हेल्प करूंगा। फिर जो मैंने मेरी संहिता, चरक संहिता पढ़ी, मेरे गुरु से भी याद किया, और फिर जो प्लान बना, तो वो काम शुरू होता है प्री कंसेप्शनल। जी। वैसे तो मैंने बताया गोत्र से ही बात होती है, अगर उनके गोत्र एक नहीं होते तो ये नौबत आती ही नहीं। जी। गोत्र यानी स्पेसिफिक जेनेटिक इनहेरिटेंस। गोत्र यानी वो ऋषि का नाम इसलिए जोड़ा है कि वो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उस जमदग्नि के साथ या कश्यप के साथ या गौतम के साथ, बिल्कुल गौतम के साथ जुड़ा हुआ है। जी। तो वो जब उस गोत्र तो आपको आएगा ही, उस इनहेरिटेंस, लेकिन आपको एक तो मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ जी, तो भारद्वाज गोत्र में जन्मी हुई जो भी महिला वो मेरी बहन होगी, तो मैं उससे शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पुरखे हमारे एक है। जी जी। तो एक तो सगोत्र शादी नहीं करना, उसमें बहन से शादी नहीं करना, यानी कि डिटोरिएशन होगा जीन्स का, या प्रॉब्लम आ सकता है। कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल जुड़ता है तो भाई बहन भी सेक्स करते हैं तो बच्चा पैदा हो सकता है। बच्चा पैदा करना वो हमारा काम नहीं था। हमारा काम था संतति निर्माण, संतति अविच्छिन्न धारा, गोत्रम वंशम परंपरा, ये संतति की डेफिनेशन है जी, जिसकी आज की टर्मिनोलॉजी है डीएनए की। डीएनए सीक्वेंस लाइव्स फॉर एवर, मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन। डीएनए सीक्वेंस जो है मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन, यानी अविच्छिन्न धारा है। बिल्कुल, आप हमेशा जीवित रहते हैं। आपने आने वाली संतति, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ सर, मैं 2011 में जब ये भमरी देवी कांड हुआ था, 11-12 की बात है, एक लेडी जिसको मार करके भट्टे में जला दिया गया और उसकी हड्डियों की राख से पहचान ली गई कि ये उसका डीएनए है, ये उसका वो है। तो ये है कि आप हमेशा जीवित रहते हैं, किसी न किसी रूप में पहचाने जा सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस यही कहता है जी बिल्कुल। तो वी अप्रिशिएट फॉरेंसिक साइंस, लेकिन उनका हमारा ये सिर्फ किसने खून किया, किसका ये इतना ही नहीं, हम उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम तो उसको लाइव में जिंदगी में लाते थे। तो ये भारत की विशेषता। तो हमको काम शुरू करना पड़ता है प्री मैरिटल काउंसलिंग से जी। तो हमारा गर्भोपनिषद फाउंडेशन जो मेरी एक इंस्टीट्यूट है जी, उसमें हम यंग लोगों को बताते हैं कि शादी किससे करना, कैसे करना। हम लोग ज्योतिष के हवाले कर देते हैं या पंडितों के हवाले, तो ठीक है, वो एक सोशल वे है, वो एक ट्रेडिशनल वे, अलग विज्ञान है, उसका भी सहारा हम लेते हैं। हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, लेकिन सिर्फ ये इससे नहीं चलेगा। आज का जो विज्ञान है जिसमें ये डीएनए साइंस है, जेनेटिक साइंस है, उसको भी हम समझाते हैं कि देखो आपको अगर शादी करनी है तो इतना आपका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, और ये ज्योतिष के हिसाब से जो गुणांकन है वो मेडिकल टेस्ट के साथ बिल्कुल मिलता है। तो नाड़ी दोष तब आता है जब ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होता है। तो हम ये प्री मैरिटल काउंसलिंग से शुरू करते हैं और उसमें कुछ विधियां होती है, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो उसको कहते हैं प्री कंसेप्शनल प्रोसीजर्स जी, जिसको कहते हैं गर्भाधान पूर्व संस्कार जी। और वो गर्भाधान पूर्व संस्कार ही तो बड़ा साइंस है कि बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से लाओ जी। तो आपको कौन से बीज को वृक्ष बनाना है जी, तो बीज के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसको संस्कार कहते हैं जी। जिसको हमने टर्म दिया है संस्कार वही गुणंतराधानम सम्यक करोति संस्कार। मैं स्वयं शाखा में जाते हैं, कहते हैं सम्यक यानी एक लाइन पे एक कतार में खड़े हो जाओ। तो जिसको भी एक लाइन में खड़ा करना है, और इतना ही नहीं, उन्नतानुसार हम सम्यक, कि आप ऊंचाई के अनुसार रहो, आपके गुण के अनुसार रहो। तो वो डीएनए सीक्वेंस को हम गुणांतराधानम
तो 2 प्रोसीजर हम जीन्स में करते हैं, वो 90 दिन का प्रोसीजर है। ओके। तो प्री कंसेप्शनल प्रोसेस, जिसमें हम ओवम यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज यानी ये स्पर्म, उसके ऊपर एक्टिविटी करते हैं। जी तो आगे दर्शकों को बताएंगे। जी, जैसे आपने फरमाया आपका जो फाउंडेशन है उसके बारे में, जी तो गर्भोपनिषद शब्द का यूज किया है। उपनिषद कैसे आया इसमें? उपनिषद जैसे आप और हम बैठे हैं, हाँ, पास बैठ के। और लोगों के पास भी बैठे हैं, जी लोगों के पास भी आपके दृश्य श्रव्य माध्यम से जाएंगे, तो बैठ के बात करो। जी अब वो बैठना किससे है? मित्र भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो तो वार्तालाप होता है, वो तो संवाद होता है। लेकिन गुरु से जो बात होती है वो उपनिषद होता है। जी तो जो ज्ञान की प्रक्रिया है वही जो इसमें बताई गई वो उपनिषद है। जी तो पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजय, यानी गुरु और शिष्य इतना संवाद करते थे, ज्ञान आगे बढ़ता है। जी उसमें गुरु छोटा भी शिष्य है, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। हमारा शास्त्र कहता है छोटा अगर बच्चा कुछ अच्छा कहता है तो पिता को, गुरु को, एल्डर्स को समझना चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई उम्र नहीं है ज्ञान की, तो भी उपनिषदों में ये प्रक्रिया पूरी ज्ञान की प्रक्रिया दी गई है। तो 18 उपनिषद तो सब जानते हैं, जी लेकिन ये सैकड़ों उपनिषद है, इसमें ये ज्ञान की चर्चा, स्पेसिफिक ज्ञान जी की जी चर्चा। तो गर्भ संस्करण, जेनेटिक साइंस, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो सब विषय गर्भोपनिषद उपनिषद में है। अच्छा, उपनिषद है इस नाम से? उसका गर्भोपनिषद एक उपनिषद है। जी जी। तो उसमें ये उसका बीज है। अब उसको हम आज के लैंग्वेज में, तो ये उपलब्ध है, जैसे मान लीजिए कि जी संस्कृत में है, तो हम उसके ऊपर ही तो बहुत रिसर्च वर्क करवाते हैं, काम जी। करते हैं। तो उपनिषद में बताई हुई व्यवस्था के अनुसार आपने गर्भोपनिषद फाउंडेशन बनाया है और डॉक्टर्स के बीच संवाद करते हैं। जानी जी, डॉक्टर साहब की यह जो चीज है यह कितनी आवश्यक है, कितनी जरूरी है कि हमारी जो ये परंपराएं दिख रही हैं ये किस तरह से साइंटिफिक हैं, और साइंटिफिक होने के अनुसार साथ साथ ही जो विश्व कल्याण की जो बात है कि अगर आपकी जैसे पुरानी या वेस्टर्न फिलोसफर में अगर अपन नीत्शे को पढ़ें, इसमें वो कहते हैं ईश्वर मर गया है, लेकिन वो एक सुपरमैन की अवधारणा रखते हैं। उसके अलावा अगर भारत की व्यवस्था में देखें अपन, चाहे शंकर को पढ़ें, शंकर का वेदांत पढ़ें, वो तो वहां श्रेष्ठता की बात है कि सुप्रीम जो चीज होनी चाहिए उस पे। तो गर्भोपनिषद में ये चीज है कि ऐसा पुत्र हो जो पिता से भी आगे उत्तम हो, हर मायने में गुण, खास करके गुणों में उत्तम हो। जी गुणों में तो उत्तम। आपने जो दोष मार्जन बताया, जी तो हमारा पहला ही जो कार्यक्रम आपने बताया कि 8 गुण वाले हैं, 8 दोष मार्जन, ऐसा नहीं, कुल मिला के दोष मार्जन पहले करना पड़ता है। जी। गर्भाधान में भी दोष मार्जन सबसे पहले करना पड़ता है। ओके। इसको कहते हैं इंटरनल क्लींजिंग, सेल्यूलर क्लींजिंग। जी जब तक आप आज जो हमने फूड लिया उसका जो शुक्राणु बनेगा 56 से लेके 72 डेज तक, जी तो उसमें आज के जो फूड खाया उसका गुण आएगा। तो आप रसाद रक्तम ततो मांस मांसान मेदो प्रजायते, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये पूरी जो प्रोसीजर है, तो वही शुक्र आपका अच्छा ही नहीं है। शुक्र सिर्फ आपको चाहिए, काउंट नहीं चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी भी चाहिए। तो क्वालिटी बढ़ाना, तो पुराने जो है वो निकाल के नई, तो पूरा फूड कॉन्सेप्ट है, पूरी अलग अलग व्यवस्थाएं है, जिसको हम इंटरनल क्लेंजिंग या तो कितने लोग आते होंगे आपके पास ऐसे कि साहब हमें तो इस तरह का चाहिए? जी। और मैं तो एक्चुअल में हम पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह उल्लेख हैं डिजाइनर बेबी, कस्टमाइज्ड, और भी, जैसे पुराने समय में सुनते हैं कि रावण ने कोशिश की थी कि मेघनाद जो है वो एक डिजाइनर वाला, पहला उदाहरण वहां सब सुनने में आता है। तो क्या वाकई में ये संभव है? वाकई में अभी भी मैं मतलब थोड़ा सा जिज्ञासु हूं उसको लेके। नहीं, मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जो प्रॉब्लम है वो पहले बताए। जी नॉन डिजाइनर या जिसको हम अच्छे बच्चे नहीं कहते, ऐसी हिस्ट्री को समझे तो फिर ये सो कॉल्ड डिजाइनर बात के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे रावण का आपने जिक्र किया, रावण खुद अच्छा बच्चा नहीं था, रावण और कुंभकर्ण, क्योंकि विश्रवा ऋषि के संतान, एक ऋषि का संतान ऐसा कैसे नोटरीज हो गया जो परस्त्री हरण कर सकता है? तो उसका वजह यह है कि रावण की माता और रावण के पिता जो जिस दिन संभोग किया वो तिथि नियतकालीन नहीं थी, उस तिथि के दिन संभोग नहीं करना शास्त्र ने बताया। उसी तरह से ऋषि कश्यप और दीति, अब कश्यप तो ऋषि शब्द है, लेकिन दीति ने एक दिन शाम को संभोग की डिजायर की कि मुझे अभी सेक्स चाहिए, तो ऋषि ने बोला संध्याकालीन संभोग हमारे यहाँ वर्ज्य है,
तो लेकिन जैसे सब विवश हो जाते हैं पत्नी के पास, तो ऋषि कश्यप भी विवश हो गए। तो उस अनियत कालीन यानी वो संध्या काल और वो अनियत तिथि, तो अनियत काल जो संध्या वाला था, तो उसके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बच्चा पैदा हुआ। जी। तो हिरण्याकश्यप यानी क्या, वो कोई नाखून थे बड़े, उसको राक्षस टीवी में दिखाते हैं वैसा नहीं है। राक्षस नहीं थे, उसकी वृत्ति राक्षसी थी। वो कहता है कि जैसे मैं ही भगवान हूँ, कोई नारायण वारायण नहीं है, मैं राजा भी हूँ, मैं परमात्मा भी हूँ। तो ये हमारे यहाँ तो कहते नर जो अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। जी, एकदम सत्विप्रा बहुधा वदंती। आप पहुंचो तो सही। अब शंकर ने कहा एवं ब्रह्मोस्मि, तो वो वहां पहुंचे तब कह पाए। जी। तो कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो भारतीय नारी थी, उसको लगा कि ये वृत्ति मेरे बच्चे में नहीं आनी चाहिए। जी। तो मैं क्या करूं? ही वॉज वेरी एंजियस, चिंता में थी। तो हमारे यहाँ जब ऐसी चिंता होती है, जैसे लोगों को अच्छा ज्ञान देना है या कुछ पर्सनल चिंता है, तो जिसको रॉयल पत्रकार आपके जैसे वो है नारद जी। नारद या स्पिरिचुअल भी। तो नारद जी आप पधारे, बोलो कयाधु क्या चिंतित, क्यों चिंतित हो? तो उन्होंने देखो ये मुझे बच्चा तो चाहिए, लेकिन और इनका ही बच्चा चाहिए हिरण्यकश्यप का, लेकिन ऐसे गुण अवगुण वाला नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, यू डू दिस बिफोर कंसेप्शन। कुछ उसको प्रोसीजर्स बताइए, प्रोटोकॉल बताए। वो करने के बाद फिर जब तुम कंसीव हो जाओ तब मुझे फोन करना, व्हाट्सएप करना, उस जो भी है। तो उसमें फिर वो कंसीव हो गई। उसी समय कंसीव से पहले भी उसने किया, कंसेप्शन से पहले, और फिर ये चला गया और तपस्या के लिए, और लोग भी चाहिए। हिरण्यकश्यप तो इससे भी संतुष्ट नहीं था, तो वो चला गया हिमालय में तप करने के लिए। तो नारायण आ गए कि बोलो देवी क्या है? तो अब मैं कंसीव हो गया, अब क्या करना है? तो नारद जी, भागवत में लिखा है कि नारद जी कयाधु को शुक्राचार्य के आश्रम में ले गई। वहां 9 महीना तक जो खाना हुआ, पीना हुआ, जो अध्ययन हुआ, जो संगीत श्रवण हुआ, जो श्रोत, मतलब ये जो हुआ, उसके घर में ही 9 महीने के बाद प्रहलाद पैदा हुआ। देखिए आप, ये पूरी प्रक्रिया जी, जो रावण और कुंभकर्ण में जो गलती की थी, वही माता ने फिर चेंज किया, तो उसके ही घर में विभीषण पैदा हुआ जी। तो आपको मालूम था, हमारे देश में प्रक्रिया मालूम है कि कंसीव होने के पहले क्या करना, कंसीव होने समय क्या करना, कंसीव होने के बाद क्या करना। तो उसी को बाय एंड लार्ज कहते हैं गर्भ संस्कार। वो चंदी बिंदी धोती छोटी, उसमें कुछ उपवस्त्र वस्त्र चाहिए, वो ठीक है, उसको सपोर्ट करें। यंत्र तंत्र और मंत्र तीनों मिलके एक सिस्टम बनती है, साइंटिफिक प्रोसीजर होती है। तो कुछ यंत्र चाहिए, कुछ मंत्र चाहिए और कुछ तंत्र चाहिए। तो तंत्र में थोड़ा वो आ जाता है कि कैसी वेदिका रखना, कैसी संविधा रखना, कैसे वस्त्र उस समय पहनना, वो सब ऐसा कुछ नहीं कि ये भारत में हर कुछ दकियानुसी है, लेकिन हमने उसको ही संस्कार मान लिया बाहर का। तो ये जो बातें मैं आपसे कह रहा था कि ये तो अब तो फिर उत्तम, ये तो ऐसे हमने पहले गर्भोपनिषद फाउंडेशन में ऐसे 100 कहानी के ऊपर काम किया। जिसको लोग मैथोलॉजिकल स्टोरी कहते हैं जी। तो ये प्रहलाद की, रावण की, ये सब उसी तरह से बहुत लोग, शंकराचार्य जी की, जो डिजाइनर बेबी या जिसको हम पसंद करते हैं या जो हमारे लिए आइकॉन है, तो उसके लिए क्या क्या हुआ था, उसके माता पिता ने क्या किया था, जहां तक विवेकानंद, शिवाजी, उन सब की स्टोरी में जो साइंस क्या है, जेनेटिक साइंस क्या है, वो हमने उसका एक हाइपोथेसिस बनाया। ये एक कहानी भगत सिंह की भी है कि उनके परिवार वालों ने भी एक संस्कार किया था, किशन सिंह जी ने और माता विद्यावती ने। ये भारत में ही बहुत प्रचलित था जी। पिछले मुगल काल में भी ये प्रयत्न हुआ, तभी तो जीजा माता को हुआ कि ये मुगल की गुलामी करने वाला मेरा पति है, हो सकता है मेरा पति तो है, परमेश्वर है, लेकिन उनका बेटा ऐसा नहीं होगा। तो माता जीजा ने एक प्रण लिया, तय किया कि मैं ये कर सकती हूँ मेरी परंपरा से। समर्थ रामदास जी को बताया, यानी गुरु को, और दादा कौंडदेव, तीनों ने मिलकर शिवाजी का कैरेक्टर बिफोर कंसेप्शन तैयार किया जी, तभी तो हो सकता है। लेकिन आजकल आते हैं कि मुझे तो ऐसा बच्चा चाहिए, लोग जो आपने शब्द यूज किया वही कि डिजाइनर में भी, सिग्नेचर में भी, जैसे सिग्नेचर पिज्जा या कुछ सिग्नेचर या रेडीमेड क्लोथ्स, ठीक है, डिलीवरी शब्द भी पिज्जा वाला ही ले पड़े। तो ये पश्चिम में चल पड़ा है, हम लोग उससे परहेज रखते हैं कि भैया, क्योंकि ये जेनेटिक साइंस है। आप चाहे तो फिर जिराफ की पिट्यूटरी फीड करके आप 25 फुट वाला आदमी कर सकते हो, तो वो विचित्र विद्या है। ये पूरा जेनेटिक साइंस है, उसके ऊपर रोक लगी थी पुराने समय में। मैं वृक्षायुर्वेद का रेफरेंस दूंगा, जैसे आज कहते हैं जिसको बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक साइंस, तो वो प्लांट जेनेटिक्स में भी था। तो हमारे यहाँ वृक्षायुर्वेद में एक तीसरा चैप्टर है वराहमिहिर का, जिसने बताया कि
आपको अगर करेला के बीज में से आपको अनार बनाना है तो कैसे करना, केले के फल में से मधुक बनाना है तो कैसे करना। तो पूरी प्रोसीजर, एक बीज में दूसरा बीज का रूपांतर करने की भी प्रोसीजर है। यानी बीटी फूड या जीएम फूड जो आज चल पड़ा है, जैसे कैप्सिकम ऑरेंज कलर का आता है, हमारी महिलाएं बहुत खुश होकर लाती है। सीडलेस ग्रेप, वो कहते बहुत मीठी है और द्राक्ष में बीज नहीं है। सीडलेस तरबूज, अब ये तो गिमिक्स है, ये तो बहुत परेशान कर रहा है हमारे सीड को, हमारे जो शुक्राणु है उसको सीडलेस कर रहा है। आजकल वांछपन क्यों बढ़ रहा है? तो जेनेटिक ये सब। अच्छा, तो बिना बीज वाली ये चीजें हैं, ये हार्मफुल हैं, वो खत्म कर रही है जी। आपने खरबूजा, वाटरमेलन इतना मीठा खाया था कभी? अभी ये इतना मीठा आ रहा है, बिना बीज आ रहा है, अलग अलग शेप का आ रहा है। हमको लगता है विज्ञान की प्रगति है। हमारी महिला कुछ आपके घर में, आपके स्टोर रूम में, हमारी महिलाओं की फ्रिज में 70% जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है। हम मर रहे हैं, फंस गए। तो वो हम भी कर सकते थे पुराने काल में, लेकिन विचित्र विद्या का तीसरा चैप्टर में पहले ऋषि ने नोट लिखी है कि देखो ये अभी जो विद्या आपको बता रहे हैं, एक बीज से दूसरा बीज बना सकते हैं इन वियो। आप विड्रॉ करते हैं, लेकिन हम इन वियो ये सब प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन राजा को ऐसे एक्सपर्ट रखना, लेकिन उसको करने की छूट नहीं देना। क्या बात, कितना लॉजिक, जिसको लेजिस्लेटिव कंट्रोल था, ये आज साइंस के ऊपर कंपनियों के पास आ गया मामला, ये उसका बिजनेस बन गया है। तो ये बात थी, इसलिए आपको ये सिग्नेचर चाइल्ड में ज्यादा वो नहीं रखना। फिर भी आपके दर्शकों के लिए आपने भी जब प्रश्न पूछा है तो हम कोई इससे भाग नहीं सकते। जैसे आप मेरी गर्भ फाउंडेशन की वेबसाइट में देखेंगे, एक आरती टांगानी करके एक लेडी आई, वो एक बिजनेसमैन की पत्नी, खुद भी पढ़ी थी, लेकिन उसकी जब इच्छा थी कि मैं स्पोर्ट्स वुमन बनूं, लेकिन वो इतना नहीं कर पाई और शादी हो गई, पटेल कम्युनिटी की थी, तो शादी और नॉर्मल एज में हो गई। तो उसने हमारा ये सुना था, तो हमारी डॉक्टर करिश्मा जो प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर करिश्मा है, तो उसके पास गई कि सर का हमने सुना है कि आप चाहे ऐसी संतान कर सकते हो, तो क्या मैं मेरे घर में मेरी बेटी को स्पोर्ट्स वुमन बना सकती हूँ? तो डॉक्टर करिश्मा ने बोला कि भाई सर भी ये पसंद नहीं करेंगे और अब ये हमारा साइंस इसके लिए नहीं है। तो ये नहीं, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, आपको चैलेंज है। तो अगर आयुर्वेद के पास चैलेंज आती है और कुछ समझ के कुछ करते हैं, तो हमने ऐसे प्रयोग किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, हम भाग नहीं सकते। तो आप देखिए उसके लिए जो डिजाइन बना पूरा प्री कंसेप्शन से लेके, तो वो हिया, उसकी बेटी का नाम अब हिया है, जो अब 12 साल की हो गई। उसके पास स्केटिंग के 35 गोल्ड मेडल है, नेशनल गोल्ड मेडल। क्या बात है सर। तो ऐसी तो कहानी में करके आपका ज्यादा समय रोक लेना नहीं चाहता हूँ। जी जी, समय ये लोक रंजन का कार्यक्रम विषय नहीं है जी, ये ज्ञान मंजन का मंच है। आयुर्वेद का जो पहला सूत्र मुझे थोड़ा बहुत याद है, जो आयुर्वेद की जो अवधारणा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो दर्शक सोच सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को जरूरत क्या है जब आयुर्वेद की, तो इसलिए है कि आप कितना बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक आत्मा के रूप में परमात्मा से, या इस दुनिया को कितना सुंदर बना सकते हैं। स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही बने रहें, अस्वस्थ नहीं हो। तो ये आयुर्वेद की शुरुआती शायद पहला सूत्र यही होगा। वो तो है, मैं इसके पीछे अब हमारे विषय के साथ जुड़ी हुई, और ये जो आपने डेफिनेशन डिफाइन करने की ट्राई की जी, लेकिन हमारे यहाँ भगवान मनु हम कहते हैं, जो मनु जी, तो भगवान मनु ने हमको आदेश दिया जी, हम मनुष्य है, और वो मनु है, उसने बताया एतद् देशस्य प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा। हमको बच्चे इसलिए पैदा करने हैं कि हम अपना चरित्र इतना महान करें कि दुनिया के लिए रोल मॉडल हो, रोल मॉडल बनना है हमको। तो एक चित्रकार कैसा हो, एक पत्रकार कैसा हो, एक कवि कैसा हो, एक वैद्य कैसा हो, एक राजा कैसा हो, वो दुनिया को मॉडल बनाने के लिए हमको बनना है। तो हमको ऐसे ही संतति पैदा नहीं करनी है, हमको दुनिया के लिए ग्लोबल सिटीजन पैदा करना है। हजारों साल पहले ये सोच थी। तो इस सोच को महर्षि आत्रेय ने रिसीव किया। महर्षि आत्रेय यानी फादर ऑफ आयुर्वेद। जैसे भगवान धन्वंतरी है, तो उसी तरह चरक स्कूल ऑफ थॉट्स में, चरक स्कूल में भगवान आत्रेय ने ये चरक संहिता वगैरह उनके शिष्यों से करवाई। भगवान आत्रेय ने बोला इच्छेतम यादृशम पुत्रम, दंपति आता है और वो कहता है कि मेरे बच्चे को ये करना है, ऐसा मेरा बच्चा ऐसा करना चाहिए, और जो भगवान मनु ने आदेश दिया है तो हम कर सकते हैं जी। तो ये पूरी विद्या उसमें फिर
ये डेवलप हुई। एक ही पुत्र वाली चीज ज्यादा आती है आयुर्वेद में, तो क्या है मतलब पुत्र पुत्री का कोई? हाँ नहीं, जो जब जब पुत्र शब्द यूज करते हैं ना, तब कोई मेल फीमेल की बात नहीं है। इनफैक्ट जी ये हमारी छोटी समझ, कम समझ और सोशलिस्टिक जो विजन दे दिया गया है, गलत विजन। क्योंकि मुझे लगता है आयुर्वेद तब लिखा गया था जब स्त्री प्रधान हाँ समझता समाज था। स्त्री तो रुषणी थी उस समय, तो वो स्त्री और पुरुष ऐसा विषय ही नहीं था। जी हमारे यहाँ पुंसवन शब्द भी है, तो उत्तम संतति पुमान आ रहे थे, तो पुत्र या पुत्री ये शब्द नहीं था, ये संतान के लिए पुत्र शब्द है। जी अब वो आपका पुत्र मेल हो सकता है, आपका पुत्र फीमेल भी हो सकता है। हम कहते हैं हमारे बेटी को, बेटा क्या है बेटा, तुम बोलो क्या बोलती हो। हाँ बेटा यानी बेटा लगता है, लेकिन जब फिर अब आगे बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम बोलो मेरी प्यारी बेटी। हम बेटी शब्द यूज करने से पहले बेटा बोल लेते हैं, जी तो वही पुत्र है। हमारे ऐसा कुछ नहीं था जी। एक ये आपने शुरू में बताया कि वो जिस तरह थैलेसीमिया पीड़ित एक बालिका आई, मतलब महिला आई, तो एमटीपी की बात आई, गर्भपात या गर्भ का चिकित्सकीय समापन, एमटीपी एक्ट, कैसे देखते हैं आप इसको कि क्या मेडिकली या सोशली? देखो, मेडिकली तो एक प्रोसीजर है जी, उसमें वैद्य या डॉक्टर सब एक ही जवाब देगा जी। अब जब दूसरा शब्द आपने सोशियली बताया, तो ये सोशियली डिटोरिएशन है जी, ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में रैप नहीं होते थे या ऋषियों के समय में भी ऐसा नहीं हुआ था। जी, उसमें से तो लग्न संस्था का जन्म हुआ। जी। ये जो लग्न संस्था जो पूरी भारत में विकसित हुई, विवाह उसमें की, ये रैप में से हुआ है। ओके। हाँ, मतलब विवाह की प्रक्रिया किसी रेप के कारण, मतलब अनिवार्य किया जाना हुआ कि भाई ये तो उससे पहले क्या होता था? मतलब सेक्स तो एक डिजायर है ह्यूमन, और जब तक मनुष्यत्व जागृत नहीं होता, जी, जिसको हम संस्कार कहते हैं। देखो, सेक्स की डिजायर, हमारे यहाँ जो एक सूत्र बताया कि आहार निद्रा भय मैथुनांच, जी, आहार निद्रा भय और मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, जी, नर और पशु दोनों में एक ही है। जी, धर्मो ही एको अधिको विशेष। जी, धर्म यानी जीवन जीने की कला, जी, या धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी विवेक। वही मनुष्य में विवेक जो है, धर्म है, वो अधिक है। जी, तो उसके हिसाब से फिर चला कि भाई हम पशु नहीं है, हम मनुष्य है। जी, बिल्कुल। तो मनुष्य को कैसे जीना, क्योंकि हम उसकी संतान है, अमृतस्य पुत्रा वयम्। जी, तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो सोशली आज जो एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से या उसके बारे में मैं नहीं बोल, नहीं वो बढ़ा रहे हैं, हाँ, जैसे कि बढ़ा 20 सप्ताह तक था पहले, हाँ। फिर अब उसको और 24 ले गए, कई जगह 9 महीने तक बच्चे को। तो क्या बच्चा पेट में आते ही, यानी कि आपने बड़ा साइंटिफिक प्रश्न है ना? हमारे सामने रख दिया है लोगों को, और खास करके जो गायनेकोलॉजिस्ट होगा जी, वो भी नहीं समझ पाएगा। देखो, कहीं भी गायनेकोलॉजिस्ट को पूछो कि आप प्रेगनेंसी कब डिटेक्ट कर सकते हो, जी, कोई भी बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट को पूछिए, जी, तो वो कहता है 15 दिन में वो करेंगे, फिर 1 महीने में तो सोनोग्राफी में बताएंगे। जी, महर्षि चरक ने बताया कि, और वो लब्ध गर्भा और सद्यो गृहीत गर्भा। जी, लब्ध गर्भा यानी डॉक्टर को, वैद्य को, बाकी लोगों को भी पता चले, जैसे पीरियड नहीं आया जी, तो पता चलेगा कि शी इज प्रेग्नेंट नाउ। लेकिन सद्यो गृहीत गर्भा जी, यानी अभी प्रेग्नेंट हुई, अभी ज़ायगोट बना है, जी, अभी एम्ब्रियो बनने की प्रोसीजर में आपका शुक्राणु पहुंच गया है, वो आपको खुद को पता चलेगा। और वो साइन और सिम्टम चरक ने अपने शास्त्र में बताए। जी। तो हमारे यहाँ प्रेगनेंसी तो उसी समय हो जाती है। किस तरह के साइंस बताए हैं, मतलब कोई? अब वो एकदम वो टेक्निकल हो जाता है, हाँ, फिर भी उनकी राइट जो फेमर है उसमें धड़कन, कंपन महसूस होती है, जी, उसको थोड़ा अनइजीनेस एब्डोमेन, जैसे फर्स्ट मंथ में कैसे नोसिया वॉमिटिंग होता है, जी, फिर क्योंकि वो एक स्पर्म जब पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में ओवम पहुंचा हुआ है, वहां स्पर्म पहुंचता है। 48 आवर्स का अवधि है जी, पहुंचने की। जी, 12 घंटे में भी पहुंच सकता है, 14 घंटे में भी, लेकिन मैक्सिमम 48 आवर्स में जी, जी, ट्रांसफर बिल्कुल। पहुंचेगा। जैसे ही पहुंचेगा, तो वैसे तो 1 करोड़ करोड़ों शुक्राणु होते हैं, जी, एक ही शुक्राणु उसमें फलित होता है। जी, तब वो उसी समय जब फलित होता है, उसी समय कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, क्योंकि एक जीव है, दूसरा जीव है, जब प्रवेश किया तो जो खुद जीव है उसको पता चलता है, जी, और उसके कुछ साइंस डेवलप होते हैं, वो हमारे चरक संहिता में बताए गए। जी। नहीं मतलब स्पंदन गर्भा वाली बात आती है, आईपीसी ये मानती है, जो आजकल बीएनएस है, कि 4 महीने के बाद जब वो उनका प्राण उसमें कब आते हैं बच्चे में? पहले दिन समय से आ जाता है, जी, उसी समय आता है। जी, इसलिए तो गर्भाधान संस्कार एक अपने आप में संस्कार है, कि हमारे यहाँ जो गर्भाधान संस्कार 5 दिन का बताया तो इसको हमारे शास्त्र या भारतीय शास्त्र जो है
वो एमटीपी तो कहता है गर्भ का चिकित्सकीय समापन, तो इसको क्यों नहीं भ्रूण हत्या ही कहा जाए? कहना ही चाहिए। अगर टेक्निकली बोलेंगे तो भ्रूण है जी। ये। देखो हमारे यहाँ स्त्री भ्रूण हत्या की बात आती है बेसिकली। यहाँ स्त्री भ्रूण की चर्चा चल रही है, क्योंकि हमारी नासमझी में हमने स्त्री को अव्वल दर्जा नहीं दिया, निम्न दर्जा दिया। तो फिर ये अभी ये सांप्रत चर्चा है। जी। पुराण काल और भारतीय महान समय में ऐसी चर्चा नहीं थी। हमारे यहाँ तो 3 बड़े पाप हो रहे हैं। एक ब्रह्म हत्या, ब्रह्म यानी ज्ञानी, गुरु, टीचर, अच्छा लर्नेड पर्सन को मत मारो, वो दुनिया की विरासत है। दूसरा गौ हत्या, कि गाय समग्र प्राणियों का एक केंद्र स्थान पे है। चर्चा कभी करेंगे, मेरा विषय गौ विज्ञान भी है। लेकिन तीसरा है भ्रूण हत्या। हमारे यहाँ स्त्री भ्रूण हत्या नहीं, कोई भी भ्रूण को मत मारो। तो भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है, बाकी तो अपराध है, लेकिन 3 जघन्य अपराध है। तो ये जघन्य अपराध की श्रेणी में है। तो लेकिन आज का जो साइंस जितना बड़ा है, वो इंस्ट्रूमेंट से, वो टेक्निक से और पश्चिम की दृष्टि से जितना समझता है, उतना एक्ट में कन्वर्ट होता है। अब जब कोई अगर एक कमेटी होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो आपके माध्यम से या किसी के माध्यम से डॉक्टर हितेश जानी को बुलाएगी, तो मैं साइटेशन दूंगा मेरे शास्त्र का। जी बिल्कुल। लेकिन बुलाया जाता है किसको? सो कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट को। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ही खुद को इतना ही नहीं मालूम कि भारत के आयुर्वेद में क्या एम्ब्रियोजेनेसिस है। जी। तो जितना और सीमाओं से बाहर जाने की उनको अनुमति भी नहीं है। उनको खुद को, तो वो चाहता है तो भी नहीं कर सकता उनके सिस्टम से। भारत का तो ये ज्ञान पक्ष है, हम विज्ञान पक्ष वाले नहीं है। जैसे हम और बात कर रहे हैं, मैं कुछ पूछ रहा, आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, तो मैं ज्ञान की बात करता हूँ। आपका कैमरामैन, आपका स्टूडियो इस ज्ञान को विज्ञान के सहारे लोगों तक पहुंचाएगा, तो वो विज्ञान पक्ष है। जी। लेकिन मैं अगर गालियां देता, अब शब्द कहते हैं तो बिल्कुल, तो वो भी जाता। तो विज्ञान ज्ञान से बड़ा नहीं है। जी, विज्ञान एक माध्यम है। ये आपका जो एक्ट है, ये विज्ञान के माध्यम से बना हुआ एविडेंस बेस्ड, क्योंकि लीगल साइड में एविडेंस, लॉ पॉइंट और एविडेंस ये दोनों माने जाते हैं। अब उनके पास एविडेंस, वो साइन और सिम्टम्स के बारे में इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हमारा नहीं है। हम नाड़ी से देख सकते हैं, हम बाकी भी बात कर सकते हैं। तो महीन या बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। तो आयुर्वेद को वो लोग ऐसे ले रहे हैं, पुड़ियों का और काढ़े वाला शास्त्र, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग बता सकता है। ये तो आप ही उसको विज्ञान के सहारे ले जा सकते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी चर्चा आज आपके पास चली। जी, तो मैं 2-3 सवाल और थे मेरे छोटे-छोटे, कि ये जो डिमांड है वो और किस तरह की आती है कि मेरे बच्चे को आप धावक बना दीजिए, आप जैसे स्पोर्ट्समैन वाला होता है, आईएएस बनाना है बच्चे को। ऐसा आता है, लेकिन हमारे शास्त्र में उसके पहले से ही ऑप्शन रखे हैं। देखो, पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, महर्षि चरक कहते हैं कि जब 5वां महीना है प्रेगनेंसी का, उस समय आपके सेंस ऑर्गन बनते हैं, बढ़ते हैं। और आज का जेनेटिक साइंस या एम्ब्रियोलॉजी भी कहता है कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें सेंस ऑर्गन ज्यादा डेवलप होते हैं। तो आज का साइंस और आयुर्वेद वही कहता है। तो उसी समय जितना आप कर सकते हो वो दीजिए। तो हमने उस समय उसको क्या सुनना, तो 5वें महीने चंद्र की इम्पैक्ट होती है, चंद्र ग्रह की, तो हम चंद्र सूक्त सुनाते हैं। माल को सुन, जब हार्ट का बनता है तब माल को सुनाते हैं। फिर खाने में ऐसी चीज देते हैं जो मन को शांत करे। तो आहार विहार, जिसको आज की लैंग्वेज में एपिजेनेटिक्स कहते हैं, तो उसके मन को वो चंचल न हो, वो दृढ़ हो, वो सुदृढ़ हो, ऐसा करने के लिए उसकी आंख की क्षमता, कान की क्षमता, क्योंकि नॉलेज तो यहीं से आएगा। जब भी बच्चा पढ़ेगा, कुछ भी करेगा, तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय से होगा। षष्ठे बुद्धि, 6ठे महीने में आपके सेरेब्रल साइट डेवलप होते हैं। वेस्ट का मेडिकल साइंस या जेनेटिक साइंस भी मानता है, और आयुर्वेद का ऋषि कहता है कि 6ठे महीने, अगर आपको मैं समझाऊं आपको दर्शकों को, तो 87% जो IQ है वो 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सेट हो जाता है। तो आपको अगर आपके बच्चे को जीनियस बनाना है, तो यू हैव टू ओनली 1 मंथ, दैट इज 6th मंथ। 6ठे महीने में आप, 6ठे महीने का फूड अलग है, उसका म्यूजिक अलग है, उसकी दिनचर्या अलग है, ऋतुचर्या अलग है, उसके कपड़े अलग है। तो आप महीनों के अनुसार पूरा सेटअप करते हैं। आनुमासिक वृद्धि क्रम है पूरा। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या, कि हड्डी बनती है तब उसको स्पोर्ट्स का या धावक का या ट्रैकर बना सकते हो। उसमें क्या देना, क्या दूध और मलाई दो जब इम्यूनिटी बढ़ानी है, मक्खन कब दो जब हार्ट बनता है, तो पूरा उसी हिसाब से ही दिया है। तो आपका बच्चा हर महीने में उत्तम ही होगा, जो भी आप उसको प्रोटोकॉल करेंगे। और आज आपको खुशी होगी, हमारे पास ऐसे 100 बच्चों का
कपल्स के आए हुए, पूरे देश में 8 सेंटर चल रहे हैं। जी ये जयपुर में तो यह पहला प्रयास है अवेयरनेस का, लेकिन अभी जी सेंटर्स चल रहे हैं। जी जी हम ऐसे डॉक्टर्स को, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, एलोपैथी डॉक्टर ट्रेन करते हैं, उसका सेंटर के एक एसओपी बनाई है, तो 1000 बच्चों का हमारे पास रिकॉर्ड है आज जी जी 15 साल में। बिल्कुल अच्छी और बात। वो आप, और दूसरा ऐसा है कि उसमें 84 बच्चे तो हमारे पास ऐसे हैं कि जो उनका पहला संतान था, पहला बच्चा, वो नॉन गर्भ संस्कार इस प्रोसीजर के बिना ऐसा ही पैदा हुआ था। और दूसरा बच्चा जिसको हमने ये प्रोटोकॉल, वो उस दोनों के बीच में कितना अंतर है, जी उसका इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, उसका फिजिकल स्टेटस, इसका आईक्यू लेवल, उसका मेडिकल हिस्ट्री, वो सब के हिसाब से कंपेयर करके दुनिया को सामने जो कंट्रोल ग्रुप और रिसर्च ग्रुप और ऐसा ग्रुप बना के हम ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि हम साइंटिस्ट है तो जी। लोग पूछते भी है सबकी तरह। आपने जैसे विवाह वाला पहले अपने जिक्र चला था जी। कि विवाह में गोत्र वाला, तो जातिगत व्यवस्था जो है, लोग अपनी जाति में शादी करना या उससे बाहर या अन्य धर्म में जाके, उसको कैसे देखते हैं साइंटिफिकली या आयुर्वेद के अनुसार? देखो, हमारे यहाँ गोत्र ही साइंस है। जाति चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। जी तो जो जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक इनहेरिटेंस है, वो गोत्र उसको फॉलो करता है, जाति को नहीं करते। जाति को नहीं करता। कोई भी जाति में सब, जैसे मैं भारद्वाज गोत्र हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ, जी मैं जन्म से ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ जी और कर्म से स्वयं सेवक हूँ। जी तो ब्राह्मण के घर में भारद्वाज गोत्र का बच्चा जन्मा, तो क्षत्रिय के घर में भी ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र का बच्चा आ सकता है। तो भारद्वाज एक सुपर फादर है, जी वो क्षत्रिय का भी हो सकता है, ब्राह्मण का भी हो सकता है। जी तो क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये जाति हुई, ऐसा व्यवस्था बीच वाली है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। जी हम जाति को ज्यादा नहीं मानते, वो एक सामाजिक व्यवस्था है, और या तो ऑक्यूपेशनल है, ज्यादा ऑक्यूपेशनल है। आजकल ले लेते हैं, ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं उसकी जाति पता करते हैं कि किस जाति का है, हमारी जाति ही हो। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी है कि केवल कायर क्रूर मचाते जाति जाति का शोर। तो आज डॉक्टर हितेश जानी जी से लंबी बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें जानी आपसे, जानी जी से। तो कई सारे प्रश्नों का समाधान हुआ है, बहुत सारे प्रश्न रह गए। हम आपकी वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या है कि एक श्रेष्ठ और उत्तम संतान प्राप्त करने की भारतीय जो पुराने आयुर्वेद की या पुराने शास्त्रों की, उपनिषद की जो व्यवस्था है, उसके बारे में भी हमने जाना, आप भी जान सकते हैं। और हमें समय दिया सर आपने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा, आपके दर्शकों से इस बहाने भी मिला जी। तो, और दर्शकों को खास गुजारिश है कि आप इसको, संस्कार को, गर्भ संस्कार को अपनी परंपरा का ज्ञान विज्ञान का संयोजन देखिए, और उसको आपके घर में भी करने की कोशिश करिए, तो आपके घर में भी ये चमत्कार हो सकता है जो दुनिया को चाहिए। जी, तो आपने एक आह्वान किया है, विचारिए, सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए कौन सी बात अच्छी लगी और आपकी क्या राय है। धन्यवाद।